ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है और स्वागत के साथ चर्चाओं के दौर की शुरुआत। एक और नया चेहरा हमारे साथ में जुड़ गया है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बिहार के महाराजगंज से बीजेपी के सांसद हैं। 2014 में पहली बार सांसद बने और उसके बाद इनको बीजेपी के एक तेज तर्रार फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाना जाता है। सर, 24 के लिए बिहार में क्या एजेंडा है आपके पास? क्योंकि जातिगत जनगणना तो बीजेपी के पास अब पूरी तरीके से आ ही चुका है, तो नीतीश कुमार के पास आपने कुछ छोड़ा नहीं। देखिए, 24 से का तो पूरा स्वीप है बीजेपी के और नरेंद्र मोदी जी के प्रति। उस राज्य के लगभग 13-13.5 करोड़ लोगों का मुराद है। उन्होंने देखा भी है माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को, बीजेपी के कार्यों को, जो बिहार के प्रति समर्पित है और बिहार के विकास के लिए भी समर्पित है। बिहार आगे बढ़े, बिहार का विकास हो, बिहार के गांव गली गलियारे में रोशनी जाए विकास का, इस काम के लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं और बीजेपी जानी जाती है। आपको मैं बता दूं कि इसके पहले जब वहाँ बीजेपी भी गठबंधन में थी तो जितने हमारे मिनिस्टर थे, माने बीजेपी के तरफ से मिनिस्टर थे, आपने उनके कार्यों का समीक्षा करिएगा और अदर्स जो जदयू के जो मिनिस्टर थे उनके कार्यों का समीक्षा करिएगा तो हमारे बीजेपी के हर मिनिस्टर टॉप स्थिति में रहे काम में। चाहे जो भी दायित्व मिला, चाहे विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में हो, विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे मंत्री के रूप में हो, यह काम हमने कर करके और लोगों के अंदर पहुंचाने का काम किया है। हर लोग बीजेपी से प्रभावित हैं। लोगों को आज एक सकून महसूस इस बात का हो रहा है कि यहाँ गठबंधन टूट गया या काश पहले टूटा रहता। गठबंधन टूटने से लोगों में संतोष है। लोगों के प्रति हमें लगता है कि एक जो आक्रोश था, जो सरकार जो वहाँ कर नहीं रही थी, सरकार के माध्यम से जो लोग चाहते थे हो नहीं रहा था, और हम भी गठबंधन में तो लोगों का एक आक्रोश भी था। उस आक्रोश से मुक्ति भी मिली है और लोगों को यह लग रहा है कि अब हम असली मायने में अब बीजेपी के साथ खड़े होकर बीजेपी के साथ मैं खड़ा रहूंगा। बिहार में गरीबी एक बड़ा मुद्दा है, शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, वहां से लोगों का पलायन करना। आप भी सरकार में रहे सर, लेकिन अभी तक उन चीजों में सुधार नहीं हो पाया। आपको भी जनता बार बार मौका देती रही। देखिए, मैं बताऊं कि मैं तो सरकार में भी रहा हूं और वहां मैं श्रम मंत्री के रूप में भी रहा हूं, और उस समय जो श्रमिकों का वास्तव में जो हम लोगों ने एक सम्मान देने का काम किया और बिहार में एक रोजगार और एक व्यवस्था कायम करने का काम किया, वह गठबंधन टूटने के बाद वह खत्म हुआ है। ठीक है कि आज शराबबंदी की आप बात कर रहे हैं, तो शराबबंदी तो माने पूरे जड़ सिरे से फेल है। शराबबंदी के नाम पर शोषण हो रहा है, वहाँ के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि उस काम में वहाँ के जुए लग रहे हैं। तो सर, आपका भी अधर में लटका दिया था नीतीश जी ने, जिस मामले में बयान आपने दिया कि सरकार के इशारे पर केस किया गया है। सही बात है, वो मैंने जो कहा था वो सही है। सरकार के इशारे पर ही सरकार ही करा रही है। एक के सांसद के नाते अगर उस मुद्दा को आप अगर छू रही हैं तो मैं खाली एक लाइन में बता दूं कि एक सांसद के नाते किसी के पैरवी करना क्या गुनाह है क्या, और मैं पैरवी करूं तो केस कर दिया जाए, यह कहां तक का न्याय की बात है। और वह तो 13 जुलाई को जो घटना घटी थी उसके रिवेंज में था। चूंकि आपको ध्यान में होगा कि विशेषाधिकार के नोटिस जब वहाँ के डीजीपी, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और वहाँ के माने डीएम और सीनियर एसपी के साथ अन्य अधिकारियों पर गया, तो उनके मन में एक था कि किसी न किसी तरीका से इनके आवाज़ को कम करने के लिए बात उठाएं। लेकिन ऐसा नीतीश जी चाहे एक नहीं हजारों केस कराए, बिहार की आवाज़ को जनार्दन सिग्रीवाल और भारतीय जनता पार्टी मजबूती से उठाते रहेगी। बिहार की आवाज़ कम न हो, इसके लिए चाहे जितनी बार वो लाठी चलाएं, जितने केस करवाएं, उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की आवाज़ और बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी और जनार्दन सिग्रीवाल एक सांसद, एक कार्यकर्ता के नाते भी रात दिन एक कर करके और हम सब प्लेटफॉर्म पर काम करते रहेंगे। विजय बघेल जी हैं, दुर्ग से सांसद हमारे बीच। कुछ दिन पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा को इन्होंने हरी झंडी दिखाई, रवाना किया। 3 हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद हौसले बुलंद हैं और अब एक बार फिर तैयारी है आसमान छूने की। लेकिन क्या विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए इन सभी देश के राज्यों को इतनी आसानी से साध पाएगी क्या? क्योंकि अगर हम बात करें साउथ के इलाकों की, अभी तक वो पकड़ नहीं मिल पाई जो बीजेपी चाहती रही है। विजय जी।
सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव को लेकर परेशान नहीं रहती, हताश नहीं रहती। सतत सेवा करने में विश्वास रखती है और हमारी पार्टी सतत सेवा करते हुए देश को कैसे आगे ले जाए, राष्ट्र हित में कैसे काम करे, ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी मोटो है और हम सब उनके मार्गदर्शन में, हमारे सीनियर लीडरों के मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। जहाँ तक ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात कह रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम है जो सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार के माध्यम से लोगों के घर पहुंच रही है और केंद्र की जो जो योजनाएं हैं जिससे लोग वंचित हैं, उस वंचितों को इस योजनाओं का लाभ मिले। चूँकि हमारे यहाँ तो बहुत विसंगति थी, कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में और बहुत सारी योजनाएं ठप पड़ी थी, उसका लाभ लोगों को मिले, ये मेन मकसद है और ये पूरे देश में चल रहा है। चूँकि तीनों राज्य में और मैं तो कहूँ कि 5 राज्य में चुनाव था, तो चुनाव के बाद हमारे यहाँ 16 तारीख को ये कार्यक्रम शुरू हुई और उस दिन हम सभी जनप्रतिनिधि, सभी सांसद, विधायक और जितने भी और जनप्रतिनिधि हैं पंचायतों के और नगरीय निकायों के, सब जनप्रतिनिधि हम लोग कहीं न कहीं उपस्थित थे और एक अद्भुत, एक उत्साहजनक वातावरण वहाँ जनता के बीच में देखा गया। जनता खुद चल के इन योजनाओं का लाभ कैसे ले, उसके लिए वो खुद ब खुद आ रही है और ये बताता है कि मोदी के ऊपर विश्वास कितना है, मोदी की गारंटी के ऊपर विश्वास लोगों में कितना है। और इस बार 2024 का चुनाव निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की सरकार बनेगी और यही देश को और ज़्यादा अग्रणी रूप में ले जाने में सक्षम साबित होगी। ये लोगों के मन में विश्वास जागृत हुआ है। बिल्कुल सर। सुनील सोनी जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर, विजय बघेल जी को बहुत सारी जिम्मेदारियां मिली, भूपेश बघेल के विरुद्ध में उन्होंने चुनाव लड़ा, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को संयोजक, किसी को कोई जिम्मेदारी मिली, किसी को कोई जिम्मेदारी मिली, लेकिन आपके पास इन विधानसभा चुनावों के दौरान विशेष जिम्मेदारी नहीं थी। आप सरकार पर, भूपेश सरकार पर, जिस दौरान भूपेश की सरकार थी, उस दौरान आप लगातार आरोप लगाते रहे कि अपराध बहुत चरम पर बढ़ रहा है, लेकिन आपकी सरकार के गठन के साथ ही सवाल उठता है कि नक्सली घटनाएं बढ़ गई। इस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि नक्सल से कांग्रेस का कितना संबंध रहा और नक्सल को बढ़ाने में कांग्रेस ने जो है उसको जितना पोषण दिया, जितना पाला पोसा उसका आक्रोश निकल रहा है। लेकिन आने वाले समय में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो है वो नक्सलवाद को ख़त्म करने के दिशा में आगे बढ़ेंगे, उनको धकेलेंगे हम पीछे में। और ये मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ कि आने वाला जो समय है वो नक्सल मुक्त की ओर जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य बढ़ जाएगा और नक्सली जो है हताश और निराश होंगे। और इस बात को आज मैं इस बात को बड़े विश्वास के साथ में इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने वहाँ पर अनेक बार दौरा किया, बस्तर के अंदर में मीटिंग लिया, लेकिन राज्य सरकार ने फॉलो नहीं किया। और ये 3 स्टेट जो है, उड़ीसा है, आंध्रा है और छत्तीसगढ़ है, जब तक हम आसपास के राज्यों के साथ में मिलकर जो है इनके ऊपर में प्रहार नहीं करेंगे तो हम नक्सल मुक्त की ओर नहीं बढ़ेंगे। अब जो है संभावनाएं बढ़ गई है और कांग्रेस भी अब जो है वो चल दी है। तो कांग्रेस का जो ये इस हार का जो एक आक्रोश है उसका बदला ये क्षणिक है, लेकिन आने वाला समय जो है वो बस्तर के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए सुखद होगा, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है। सुनील कुमार पिंटू जी, देखिए क्या है कि ऐसा मौका कम मिलता है कि जब बिहार के मामलों को लेकर सवाल जवाब टीवी स्क्रीन पर बहुत खुलकर हो, बहुत बेबाकी से आप राय भी रख रहे हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज सटीक जवाब मिलेगा सर आपसे। शराबबंदी का जिक्र आप कर रहे थे, सीतामढ़ी की हम बात करें, वहां पर भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आज के दिन एक दारोगा की हत्या कर दी शराब माफियाओं ने गाड़ी से कुचल के। सर, इस पर लगाम क्यों नहीं सर? आपकी सरकार है, हर साल 16,000 करोड़ की राजस्व का नुकसान, मुंबई जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, वहां से ज्यादा शराब बिहार में पी जाती है। इस सिंडिकेट को आप लोग तोड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए। देखिए, ये बात सही है कि आज सीतामढ़ी में एक सब इंस्पेक्टर पर हमला हुआ है, पुलिस उसके बाद तुरंत कार्रवाई की है। ये बात सही है कि सरकार की मंशा कहीं ऐसी नहीं है, वो चाहती है कि लोगों के घर में खुशहाली आए,
घर में काम करने वाला व्यक्ति जब लौट कर आवे तो शाम में दारू पीने के बजाय अपने परिवार के साथ समय बिताए, परंतु कहीं ना कहीं उसमें सरकार बहुत हद तक सफलता प्राप्त की है। फिर भी कुछ लोग हैं जो इस पूरे के पूरे इस स्कीम को किसी भी तरह चाहते हैं कि हम ब्रेक करें, दारू सप्लाई करके, दारू देकर लोगों को प्रलोभन देते हैं, जिसके कारण कोई घटना या दुर्घटना हो रही है। परंतु सरकार पूरी तरह शराबबंदी को लागू कराने में अपने स्तर से कोई भी प्रकार की कम त्रुटि नहीं छोड़ रही है। मैंने कहा ना आपसे, परंतु उसके बावजूद लोगों का आचरण है कि वो शराब की ओर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। परंतु आज आपको देखने को मिलेगा सर, कुछ देर पहले भी आपने बोला था बिहार में शराबबंदी फेल है, फिर अभी आप कह रहे हैं कि कुछ हद तक कामयाबी हम पा रहे हैं सर। मेरे से बिहार बंदी पर ये सिग्रीवाल साहब ने बोला था जी, ये बात उन्होंने कहा था। जनार्दन जी, सवाल मेरा आपसे है सर। बयान लगातार आते हैं, गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया झटका और हलाल को लेकर के। घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और आप बिहार को एजेंडा क्या दे रहे हैं, झटका और हलाल का? नहीं, झटका हलाल ही नहीं, बिहार में तो एजेंडा ही एजेंडा है सरकार के खिलाफ में। वहाँ तो उसका चुनाव क्यों नहीं? झटका और हलाल का ही चुनाव क्यों नहीं? मैं आपको क्या ध्रुवीकरण का काम होने वाला है आगे? मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वह तो ठीक है कि माननीय गिरिराज सिंह जी ने अपना बयान दिया अपने तरीका से, लेकिन बिहार में एजेंडा चूंकि भ्रष्टाचार, हत्या, लूट, बलात्कार, अपराध, शराब, बालू, यह तमाम चीज़ें, आज सरकार नाम की बिहार में कोई चीज़ नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री जी अपने पूरे के पूरे हमें लगता है कि यादाश्त खो दिए हैं। आज आपको मैं बता दूं कि पिछले कई के दिनों से माने 2-3 हफ्ते से कार्यक्रमों में जा रहे हैं, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है या बोल नहीं रहे हैं। डॉक्टरों ने उनका राय दे रहे, कब कहाँ ये बोल देंगे क्या। जैसे विधानसभा में उन्होंने जो बात कह दी, विधान परिषद में जो बात कह दी, उनको फिर उसके 15-16 घंटे के बाद याद आया कि न फिर विधानसभा में और मीडिया के सामने जाकर के हमें माफ़ी मांगना चाहिए। तो उनके बोलने पर भी आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े सभाओं में वो जा रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। लेकिन और सर, ऐसा याददाश्त तो फायदेमंद है ना कि आपके पीछे से खेला कर दिए, कुर्सी खिसका दिए। नहीं, हमारे पीछे से कहाँ, वो अपना पूरा का पूरा सर्वस्व नाश कर दिया, हमारा कहाँ कुर्सी खिसका सकते हैं। वो बीजेपी का कुर्सी खिसकाने का ताकत हमें लगता है कि नीतीश जी में तो नहीं है, या कतई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। बीजेपी ने उनको कुर्सी पर बैठाया है। वह कुर्सी आज जो मिला है, आपको ध्यान में होगा कि मैं उस समय निर्दलीय जीत करके आया था और पार्टी के एजेंडे के तहत उनको हमने सपोर्ट किया। 20 निर्दलीय विधायक जीत करके आए थे, हम उसमें सपोर्ट 19 चले गए लालू जी के साथ, लेकिन हम उनको सपोर्ट करते रहे 7 दिन का जब वो मुख्यमंत्री बने थे। हम वो चाहते तो उस समय बीजेपी का कोई मेरा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता तो उनका नेता से पैर खिसक जाता, कुर्सी नहीं मिलती। लेकिन हम जो कहते हैं सो करते हैं, उसको कर करके हमने दिखाया और इसका फल है कि आज नीतीश कुमार जी स्वयं अपने आप में वह मिटिया मीट हो गए। कोई हमें लगता है कि बिहार में चले जाइए, जनता में चले जाइए, लोग उनको पलटू चाचा कह रहे हैं, पलटू राम कह रहे हैं। लोग उनके प्रति जो एक आक्रोश है जनता में, उसका फल आने वाले दिनों में मिलेगा। जनता से पूरा विश्वास खो चुके हैं और मतदाताओं से एक बहुत बड़ा धोखा उन्होंने दिया है। चूंकि उनका चुनाव जब हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर लोगों ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखा था, और उसके बाद भी आप देखे होंगे कि कितने सीट उनको आए, कितने भारतीय जनता पार्टी को आए। लेकिन हमने चूंकि हमारे एक वचनबद्धता है कि हमने कह दिया था कि आप नेता रहेंगे, तो हमारी सीट होने के बाद भी हमने आपको नेता माना और यह हमारी प्रतिबद्धता है। और आप उसको स्वयं नीतीश जी ने खत्म कर दिया है और उसका आने वाले दिनों में और हमें लगता है कि वो पूरे के पूरे सत्यानाश अपने तो करिए लिए हैं, पार्टी का भी कर रहे हैं और आज राज्य का भी करने का काम कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में जब हमारी सरकार होगी तब फिर वहाँ उसमें सुधार हम लाने का काम करेंगे। सुनील कुमार सोनी जी रायपुर से सांसद है हमारे बीच बीजेपी के। सुनील जी, फायर ब्रांड नेताओं में आपकी गिनती होती है सर। 36 वादों को लेकर आपने हमला बोला था छत्तीसगढ़ में सरकार पर और देखिए आपने जीत प्राप्त की। उसके पहले आपने ये भी कहा कि घमंडिया गठबंधन पीएम नरेंद्र मोदी का सामना नहीं कर पाएगा। विधानसभा चुनाव में सर जीत तो हासिल कर ली बेशक आप लोगों ने, लेकिन जो वोट का प्रतिशत है, वोट शेयर की बात करें तो बहुत ज्यादा कम नहीं है कांग्रेस का। अगर सभी पार्टियां एक साथ अगर लोकसभा के चुनाव में मैदान में उतर गई तो लग नहीं रहा सर जो ओवर कॉन्फिडेंस में इस समय बीजेपी है ये भारी पड़ सकता है? हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में वो समस्या नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियां हैं।
और रही बात हम 11 के 11 सीट वहां पर जीतेंगे। और जीत के पीछे कारण है, 15 साल हमने सरकार चलाई, 5 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, फिर हमारी सरकार जनता ने बनाई। उन्होंने देख लिया कि जो है प्रधानमंत्री आवास 18 लाख लोगों को इन्होंने प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया केंद्र की योजना का। अभी मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट के अंदर में सबसे पहला दस्तखत किया कि प्रधानमंत्री आवास हम देंगे। तो केंद्र की जो योजनाएं हैं और मोदी जी के ऊपर में जो छत्तीसगढ़ के लोगों के ऊपर एक विश्वास है, मोदी की गारंटी, और केवल इस नाम पर जो है वो छत्तीसगढ़ के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की 54 विधायकों को जिता दिया। तो हमारे यहाँ 11 के 11 सीटें आएगी। हम बस्तर से लेकर सरगुजा तक के जो है हमने सीटों को जीता है, और इस कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर डबल इंजन की सरकार जो है अब तेजी के साथ में विकास करेगी। इस बात को तय जो है छत्तीसगढ़ की जनता ने कर लिया है, और सभी सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। विजय बघेल जी, आपसे सवाल है मेरा। सर, छत्तीसगढ़ के अंदर उत्सव बहुत ज़्यादा होते हैं, तीज त्योहार बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या 2024 का एजेंडा, क्योंकि राम जी की ननिहाल भी है, तो मंदिर पर मुकाबला होगा सर? देखिए, मंदिर तो पूरे देश का एजेंडा था। हम लोग सनातन धर्मी हैं और भारतवर्ष उसी के नाम से जाना जाता है। और जिस तरह मुग़लों ने भी, अंग्रेज़ों ने भी, जितने भी लोग हमें गुलाम बनाए, सब ने हमारी संस्कृति को कुचला है, हमारी शिक्षा को तहस नहस कर दी है। आज उसको जिस तरह मोदी जी की सरकार संवार रही है, मोदी जी के नेतृत्व में संवार रहा है भारत, उस संस्कृति को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, उसका प्रतिफल तो निश्चित रूप से जनता देगी, और जनता की भावना यही थी। लेकिन अगर इसका प्रतिफल कांग्रेस को मिल गया सर, क्योंकि राम पथ गमन मार्ग को जिस तरीके से भूपेश बघेल ने ड्रीम प्रोजेक्ट बना करके प्रोजेक्ट किया और डेवलप किया, वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। देखिए, बनावटी बातें बनावटी रहती है। एक गीत है ना, बनावट के उसूलों से, कागज के फूलों से खुशबू नहीं आ सकती, और बनावट के उसूलों से कभी आगे आप गीत सुन ले। यही बात है। उनके पिताजी एक तरफ राम के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, राम को अनर्गल बातें कर रहे हैं, रावण को महिमा मंडित कर रहे हैं, और उसी के पुत्र बनावटी, जिनके नेता राहुल जी कह रहे थे पहले कि ये राम क्या है, ये लोग क्या मंदिर की बात करते हैं, आज उनको उस ओर जाना पड़ा, और सिर्फ दिखावे के लिए जाना पड़ा। जनता बहुत समझदार है, जनता जानती है कि कौन दिल से काम करते हैं और कौन बनावटी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए काम करते हैं। ये तो खुल गया है। और एक बात और कह दूं कि जैसे अभी आपने कहा कि अभी वोट प्रतिशत बहुत कम वोट से आप लोग जीते हैं, मैं बता दूं कि हम 18 में चुनाव हार गए थे, 15 सीट हमारी आई थी, 67 सीट कांग्रेस ले गई, लेकिन तत्काल 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव हुआ और 11 में 9 सीटें हम लोग जीत के आए। सभी नए प्रत्याशी दिए थे हमारी पार्टी ने, और हमने 9 की 9 सीट जीत के आई। 2 जो सीट हमारी बहुत कम अंतर से हम हार गए थे, और इस बार निश्चित रूप से जैसे आदरणीय सुनील सोनी जी कह रहे थे ना कि हम 11 की 11 सीट पूर्ण बहुमत के साथ हम जीत के आएंगे, ये आज की तारीख में हमारा दावा है। बिल्कुल, देखिए, नए चेहरों पर तो बीजेपी ने दांव खेला और सबको चौंका कर रख ही दिया। सुनील कुमार पिंटू जी, ये मैं जानना चाहूंगा सर, देखिए नीतीश कुमार जो कि अगुवा रहे इंडिया गठबंधन के, 4 बैठकें हुई, लेकिन कल के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने नकार दिया सर। वो और लालू प्रसाद यादव वहां पर नहीं थे। उम्मीद थी उनको, बिहार की सड़कों पर पोस्टर लग गए थे कि निश्चय नहीं, नीतीश चाहिए, पीएम का सपना साकार होना चाहिए। तो सर, कुछ तो देखिए आप लोग के मन में चल रहा होगा कि हाँ, नीतीश कुमार आखिर हट क्यों रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ गया है। देखिए, कल की जो बैठक हुई, और बैठक के अंदर में कांग्रेस ने अपने अड़ियल रवैये के तहत न नेता का नेतृत्व का करता वाले का नाम का चयन होने दिया, और न ही सीटों की शेयरिंग हो सकी। जबकि आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता जी और अखिलेश जी सबने कहा था कि कल की बैठक में सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए। अब बहुत लेट हो रहा है।
यहाँ तक कि आज के तो आपके चैनलों पर ही मैंने देखा है कि माननीय ममता जी ने और अखिलेश जी ने तो 31 दिसंबर का टाइम दिया है, डेडलाइन। अगर 31 तक अगर सीट शेयरिंग नहीं होती है तो फिर हम अपनी राह अलग देख सकते हैं, हम अपने राज्यों में अपने से लड़ने की विचार कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं गए कि वहां कल की बैठक में तो कोई निर्णय ही नहीं हुआ, न कोई बात इस टाइप की आ पाई। कांग्रेस के रवैये से ढुलमुल रवैया रह गया। जब तक कांग्रेस को इस बात को नहीं समझ में आएगी कि आपको राज्यों में जहां पर राज्य के लोकल दल जो सबसे आगे हैं उनको आगे रखिए, आप पीछे रहिए, तभी आप वहां पर कुछ कर सकते हैं। नहीं तो आप इसी तरह से बैठकर चाय समोसा या चाय बिस्कुट पर मीटिंग की समागम हो सकता है। ठीक है, सुनील कुमार पिंटू जी का भी यही कहना है जो इंडिया गठबंधन की कई सारी पार्टियां कह रही हैं कि कांग्रेस का अड़ियल रवैया और यही वजह है कि ना अभी तक हो पाया सीट शेयरिंग और ना ही हो पाया कि कौन होगा पीएम का चेहरा। ऐसे में इंतजार सभी को है क्योंकि 4 बैठकें हो गई हैं और कांग्रेस ने ही पहल की थी कि चौथी बार बैठक हो दिल्ली के अशोका होटल में, लेकिन वो भी बैठक पूरी तरह से रही बेनतीजा। एक छोटा सा ब्रेक, न्यूज इंडिया पर देश का सबसे बड़ा शो जहां पर मौजूद है सांसदों का समागम, लौट कर आएंगे जल्द।